जय श्री राम। प्यारे दर्शकों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, आज की कहानी शुरू करते हैं एक ऐसे गांव आनंद नगर से जहां पर भानु प्रताप नाम का एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी रहा करता था। मित्रों, भानु प्रताप का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था और पूरे इलाके में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और उनके गोदामों में सैकड़ों मजदूर दिन रात मेहनत किया करते थे। भानु प्रताप के जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन के किसी कोने में एक गहरी टीस हमेशा बनी रहती थी। उनकी पत्नी का देहांत तब हो गया था जब उन्होंने अपने इकलौते बेटे आदित्य को जन्म दिया था। भानु प्रताप ने आदित्य को मां और बाप दोनों का प्यार देकर पाला था। आदित्य स्वभाव से बहुत ही सीधा सादा, सरल और परोपकारी युवक था। उसके मन में किसी के लिए कोई कपट नहीं था और वह हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया करता था। आदित्य की यही सरलता भानु प्रताप के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण थी, क्योंकि वह जानते थे कि आज की मतलबी दुनिया में इतना सीधा होना भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है। एक दिन भानु प्रताप के पुराने मित्र सोहन उनसे मिलने घर आए। सोहन भी एक अच्छे परिवार से थे और भानु प्रताप के सुख दुख के साथी थे। सोहन को देखते ही भानु प्रताप के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोहन ने आते ही पूछा कि कैसे हो मित्र भानु प्रताप। भानु प्रताप ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और उन्हें अपने पास बिठाया। भानु प्रताप ने पूछा कि सोहन भाई, बड़े दिनों बाद आए, क्या वह काम पूरा हुआ जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था? सोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ मित्र, मैं उसी सिलसिले में तुमसे बात करने आया हूं। भानु प्रताप उत्सुक हो गए और एक साथ कई सवाल पूछने लगे कि जल्दी बताओ, लड़की कौन है, कहां की रहने वाली है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके माता पिता क्या करते हैं? सोहन ने हंसते हुए उन्हें रोका और कहा कि अरे भाई, जरा ठहरो, इतने सारे सवाल एक साथ पूछोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? लड़की बहुत ही सुंदर और सुलझी हुई है। उसका स्वभाव बहुत सरल है और वह एक साधारण लेकिन अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके माता पिता ना तो बहुत अमीर हैं और ना ही बहुत गरीब, लेकिन लड़की बहुत संस्कारी है, जैसा तुम चाहते थे। भानु प्रताप ने गंभीर होकर कहा कि सोहन भाई, मुझे सिर्फ संस्कारी लड़की नहीं चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसका दिमाग मेरे बेटे आदित्य से भी ज्यादा तेज हो। तुम तो जानते ही हो कि आदित्य कितना सीधा और भोला है। उसे कोई भी अपनी मीठी बातों में फंसाकर ठग सकता है। व्यापार और दुनियादारी संभालने के लिए चालाकी और समझदारी की बहुत जरूरत होती है, जो आदित्य में कम है। मैं चाहता हूं कि आदित्य की होने वाली पत्नी इतनी होनहार हो कि वह ना केवल घर को संभाले बल्कि आदित्य को भी सही राह दिखाए और उसकी रक्षा करे। मैं हमेशा आदित्य के साथ नहीं रह सकता। कल को जब मैं नहीं रहूंगा तो आदित्य को एक मजबूत सहारे की जरूरत होगी। मैं बस चैन से मरना चाहता हूं, यह जानकर कि मेरा बेटा सुरक्षित हाथों में है। सोहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो मित्र, वह लड़की बिल्कुल वैसी ही है जैसा तुम सोच रहे हो। वह बहुत गुणवान और बुद्धिमती है। वह तुम्हारे घर और आदित्य दोनों को बहुत अच्छे से संभाल लेगी। तुम बस यह बताओ कि उसे देखने कब चल रहे हो? भानु प्रताप ने कहा कि अगर तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं आदित्य से बात करता हूं और हम कल ही लड़की देखने चलेंगे। सोहन खुश होकर वहां से चले गए ताकि लड़की वालों को सूचना दे सकें। दर्शक बंधुओं, भानु प्रताप ने आदित्य को बुलाया और उसे अपने पास बिठाकर बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा कि आदित्य बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है और हम कल उसे देखने जा रहे हैं। आदित्य थोड़ा झिझका और बोला कि पिताजी, क्या यह कुछ जल्दी नहीं है? अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। भानु प्रताप हंसकर बोले कि बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तुम पैदा हो चुके थे। सही समय पर जिम्मेदारियां उठा लेना ही समझदारी है। मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी तुम घर गृहस्थी में बंध जाओ। आदित्य ने कहा कि जैसा आपको ठीक लगे पिताजी। भानु प्रताप ने फिर एक महत्वपूर्ण शर्त रखी। उन्होंने कहा कि कल जब हम लड़की देखने जाएंगे
तब तुम्हें उस लड़की से अकेले में 3 सवाल पूछने होंगे। अगर वह लड़की उन तीनों सवालों के सही जवाब दे देती है तभी हम यह रिश्ता पक्का करेंगे। आदित्य हैरान रह गया और पूछा कि पिताजी, वे 3 सवाल क्या हैं और सवालों से किसी की काबिलियत का पता कैसे चलेगा? भानु प्रताप ने कहा कि बेटा, उन सवालों के जवाब केवल वही दे सकता है जो जीवन की गहराई और नैतिकता को समझता हो। मुझे तुम्हारे लिए वही लड़की चाहिए जो उन सवालों का मर्म समझ सके। अगले दिन भानु प्रताप और आदित्य लड़की वालों के घर पहुंचे। वहां लड़की के पिता ने उनका स्वागत किया। भानु प्रताप ने प्रस्ताव रखा कि वे चाहते हैं कि लड़की और लड़का एक बार अकेले में बात कर लें ताकि वे एक दूसरे के विचार जान सकें। लड़की के पिता थोड़े पुराने ख्यालात के थे, इसलिए उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन भानु प्रताप के समझाने पर वे मान गए। लड़की, जिसका नाम माया था, वह आदित्य के साथ बगीचे में गई। माया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। आदित्य ने संकोच करते हुए कहा कि माया, मैं तुमसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। माया ने कहा कि हां, पूछिए। आदित्य ने पहला सवाल किया कि वह कौन सी चीज है जो कम होकर भी भारी होती है और ज्यादा होकर भी हल्की रह जाती है। माया सोच में पड़ गई और उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर आदित्य ने दूसरा सवाल पूछा कि कौन सी जीत हार से भी बड़ी होती है। माया को यह सवाल भी पहेली जैसा लगा। अंत में आदित्य ने तीसरा सवाल पूछा कि वह कौन सा हिसाब है जो जोड़ने पर बढ़ता नहीं लेकिन तोड़ने पर खत्म हो जाता है। माया इन सवालों को सुनकर झल्ला गई और बोली कि यह कैसे बेतुके सवाल हैं? मैंने आज तक ऐसे सवाल नहीं सुने। आप मुझसे कुछ और पूछिए। यह सब तो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। आदित्य को बहुत निराशा हुई, क्योंकि उसे लड़की तो पसंद आई थी, लेकिन उसे अपने पिता की बात याद थी। उसने सोचा कि शायद माया उतनी समझदार नहीं है जितनी उसके पिता को चाहिए। आदित्य ने वापस आकर अपने पिता को सब बता दिया। भानु प्रताप ने बिना देरी किए उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। आने वाले कुछ महीनों में कई और लड़कियां देखी गईं, लेकिन कोई भी उन 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाई। भानु प्रताप की चिंता बढ़ती जा रही थी और उसी चिंता में उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। वे अक्सर बीमार रहने लगे। आदित्य अपने पिता की सेवा करता, लेकिन वह भी परेशान था। एक दिन व्यापार के एक जरूरी काम के लिए भानु प्रताप को शहर जाना था, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आदित्य ने जिद की कि इस बार वह शहर जाएगा और काम पूरा करके आएगा। भानु प्रताप को डर था कि आदित्य कभी अकेले गांव से बाहर नहीं गया है, लेकिन आदित्य के आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने उसे शहर जाने की अनुमति दे दी और रुपयों से भरा एक बैग उसे सौंप दिया। आदित्य जब जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे कुछ लुटेरों ने घेर लिया। लुटेरों ने आदित्य से बैग छीनने की कोशिश की। आदित्य ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया, लेकिन लुटेरे संख्या में ज्यादा थे। उन्होंने आदित्य को बुरी तरह पीटा और उसे घायल अवस्था में वहीं छोड़कर रुपयों का बैग लेकर भाग गए। आदित्य बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अनजान घर में पाया। उसके पास एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी, जिसका नाम तारा था। तारा ने बताया कि उसकी बेटी उसे जंगल में घायल अवस्था में मिली थी और वे उसे उठाकर यहां ले आए। आदित्य ने अपनी आप बीती सुनाई और उनका धन्यवाद किया। तारा ने कहा कि बेटा, जान बची तो लाखों पाए, पैसों का क्या है, वे तो फिर कमाए जा सकते हैं। आदित्य को भूख लगी थी तो तारा ने अपनी बेटी को आवाज लगाई। उसकी बेटी, जिसका नाम माया था, वह खाना लेकर आई। आदित्य उसे देखकर दंग रह गया। माया बहुत ही सुशील और सुंदर दिख रही थी। आदित्य ने वहां खाना खाया और आराम किया। तारा ने बातों बातों में बताया कि वे बहुत गरीब हैं और जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। उसे अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता थी। आदित्य के मन में माया के प्रति सहानुभूति और प्रेम उमड़ने लगा। उसने सोचा कि यह लड़की कितनी अच्छी है जिसने उसकी जान बचाई। आदित्य वहां से विदा लेकर घर लौटा और अपने पिता को सब बताया। भानु प्रताप यह सुनकर दुखी हुए कि पैसे लुट गए, लेकिन उन्हें खुशी थी कि उनका बेटा सुरक्षित है। कुछ दिनों बाद आदित्य फिर से बाजार गया तो उसे वहीं माया मिल गई। दोनों की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगे। आदित्य ने तय कर लिया
कि वह माया से ही शादी करेगा। उसने अपने पिता से बात की। भानु प्रताप ने फिर वही शर्त दोहराई कि क्या तुमने उससे वे 3 सवाल पूछे? आदित्य ने डर और प्रेम के कारण अपने पिता से झूठ बोल दिया कि हां पिताजी, माया ने तीनों सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। भानु प्रताप को आदित्य पर अटूट विश्वास था, इसलिए उन्होंने ज्यादा पूछताछ नहीं की और वे माया के घर रिश्ता लेकर चले गए। माया और उसकी मां तारा तो यही चाहती थीं। उन्होंने तुरंत शादी के लिए हां कर दी। भानु प्रताप ने सारा खर्च खुद उठाया और बड़े धूमधाम से आदित्य और माया की शादी हो गई। शादी के कुछ समय बाद तक तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे माया का असली रूप सामने आने लगा। भानु प्रताप की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। मौत से कुछ दिन पहले भानु प्रताप ने माया को अकेले में बुलाया और उसे एक गुप्त कमरे में ले गए। वहां एक पुराना संदूक रखा था जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। भानु प्रताप ने माया से कहा कि बहू, मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। यह धन मैंने उसके बुरे वक्त के लिए बचा कर रखा है। तुम इसे तब तक गुप्त रखना जब तक आदित्य को इसकी असल में जरूरत ना हो। माया की आंखों में लालच चमक उठा, लेकिन उसने बहुत ही विनम्रता से वादा किया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। कुछ ही दिनों बाद भानु प्रताप का निधन हो गया। आदित्य टूट गया, लेकिन माया ने उसे संभालने का नाटक किया। अब माया ने आदित्य को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। उसने आदित्य से कीमती सामान मांगना शुरू किया और धीरे धीरे आदित्य का सारा जमा जमाया व्यापार घाटे में जाने लगा। माया ने अपने लिए और अपनी मां के लिए अलग से घर बनवा लिया और आदित्य के पैसे उड़ाने लगी। जब आदित्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई तो उसने माया से कहा कि वह थोड़ा संयम रखे, लेकिन माया ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि अगर तुम मुझे ऐशो आराम नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसने आदित्य को छोड़कर अपने मायके जाने की धमकी दी। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुस्से में माया से कह दिया कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपने पिता से झूठ बोला था कि तुमने उन 3 सवालों के जवाब दिए हैं। माया ने हंसते हुए कहा कि झूठ तुमने बोला था तो भुगतोगे भी तुम ही। माया वहां से चली गई। आदित्य दर दर की ठोकरें खाने लगा। वह कर्ज में डूब गया। तब उसे अपने पिता के एक और पुराने मित्र विजय सिंह की याद आई, जो शहर में रहते थे। आदित्य उनसे मदद मांगने पहुंचा। विजय सिंह ने आदित्य का स्वागत किया और उसे बताया कि भानु प्रताप ने उसके लिए एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ा है, जिसकी जानकारी केवल माया को दी गई थी। आदित्य को झटका लगा कि माया ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। विजय सिंह और आदित्य तुरंत गांव वापस आए। वहां उन्होंने देखा कि माया एक अनजान आदमी के साथ मिलकर उस गुप्त संदूक को निकालने की कोशिश कर रही है। वह आदमी वही लुटेरा था जिसने आदित्य को जंगल में लूटा था। आदित्य को समझ आ गया कि वह सब एक सोची समझी साजिश थी। माया ने ही आदित्य को लुटवाया था ताकि वह उसके करीब आ सके। प्यारे दर्शकों, आदित्य ने पुलिस और ग्रामीणों की मदद से उन दोनों को पकड़वा दिया। आदित्य बहुत दुखी था कि उसने अपने पिता का भरोसा तोड़ा। तभी विजय सिंह की बेटी प्रज्ञा वहां आई। प्रज्ञा बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव की थी। उसने आदित्य को संभाला। आदित्य ने दुखी होकर प्रज्ञा से वही 3 सवाल पूछे जो उसके पिता ने उसे सिखाए थे। आदित्य ने पूछा कि वह कौन सी चीज है जो कम होकर भी भारी होती है और ज्यादा होकर भी हल्की रह जाती है। प्रज्ञा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह है ईमानदारी की कमाई। ईमानदारी का 1 रुपया भी बेईमानी के लाखों रुपयों से ज्यादा भारी और कीमती होता है। आदित्य दंग रह गया। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा कि कौन सी जीत हार से भी बड़ी होती है। प्रज्ञा ने कहा कि वह हार जो किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए या सत्य के मार्ग पर चलते हुए मिली हो, वह किसी भी अनैतिक जीत से कहीं ज्यादा बड़ी और महान होती है। दर्शक बंधुओं, अंत में आदित्य ने तीसरा सवाल पूछा कि वह कौन सा हिसाब है जो जोड़ने पर बढ़ता नहीं लेकिन तोड़ने पर खत्म हो जाता है। प्रज्ञा ने गंभीरता से कहा कि वह है विश्वास। विश्वास को आप कितना भी जोड़ लें, वह अपनी जगह स्थिर रहता है, लेकिन अगर एक बार टूट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। प्रज्ञा के सटीक जवाब सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए।
उसे एहसास हुआ कि उसके पिता सही थे और वह लड़की जिसकी उन्हें तलाश थी वह प्रज्ञा ही थी। आदित्य ने विजय सिंह और प्रज्ञा से अपनी गलतियों की माफी मांगी। विजय सिंह ने उसे गले लगा लिया और कहा कि बेटा, जीवन में ठोकरें ही इंसान को सही सबक सिखाती हैं। आदित्य ने फिर से अपने पिता के व्यापार को ईमानदारी और प्रज्ञा की बुद्धिमानी से खड़ा किया और जीवन की असली सच्चाई को समझकर सुख और शांति के साथ रहने लगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सत्य और ईमानदारी का मार्ग ही अंत में सुखद होता है। आदित्य ने अब अपने पिता के व्यापार को नए सिरे से संभालना शुरू किया था और इस बार उसके साथ प्रज्ञा की बुद्धिमानी और विजय सिंह का मार्गदर्शन भी था। आनंद नगर की गलियों में फिर से भानु प्रताप के नाम की चर्चा होने लगी थी, लेकिन इस बार चर्चा केवल धन दौलत की नहीं बल्कि आदित्य के बदले हुए स्वरूप और उसकी समझदारी की थी। माया और उसके साथी के पकड़े जाने के बाद आदित्य को यह एहसास हो गया था कि केवल दयालु होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मनुष्य को परखने की दृष्टि होना भी उतना ही आवश्यक है। उसने सबसे पहले अपने पिता के पुराने मुनीम और वफादार कर्मचारियों को वापस बुलाया, जिन्हें माया ने अपनी साजिश के तहत नौकरी से निकाल दिया था। आदित्य ने खुद गोदामों में जाकर मजदूरों के साथ समय बिताना शुरू किया ताकि वह उनकी समस्याओं को जड़ से समझ सके। उसने देखा कि व्यापार में केवल मुनाफे का हिसाब रखना ही सफलता नहीं है, बल्कि उन लोगों का विश्वास जीतना भी जरूरी है जो आपके लिए दिन रात पसीना बहाते हैं। प्रज्ञा उसे अक्सर समझाती थी कि एक सफल व्यापारी वह नहीं है जो केवल तिजोरियां भरता है, बल्कि वह है जो अपने साथ जुड़े हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। आदित्य ने व्यापार के पुराने बही खातों की बारीकी से जांच की और पाया कि माया ने कई फर्जी कर्ज दिखा रखे थे। उसने धैर्य के साथ एक एक उलझन को सुलझाया। इस दौरान उसे कई बार उन लोगों का सामना करना पड़ा जो बेईमानी से उसका धन हड़पना चाहते थे, लेकिन अब आदित्य वह पुराना सीधा लड़का नहीं था जिसे कोई भी डरा धमका सके। जब भी कोई उसे ठगने की कोशिश करता, उसे प्रज्ञा के वे शब्द याद आते कि ईमानदारी की कमाई कम होकर भी भारी होती है। उसने उन सभी फर्जी लेनदारों को स्पष्ट चेतावनी दी और कानूनी तरीके से अपने पिता की प्रतिष्ठा को सुरक्षित किया। विजय सिंह आदित्य के इस बदलाव को देखकर बहुत प्रसन्न थे। वे अक्सर भानु प्रताप को याद करते हुए कहते थे कि मित्र, आज तुम जहां भी होगे, अपने बेटे को देखकर तुम्हें बहुत गर्व होगा। आदित्य ने अब व्यापार में आधुनिक तकनीक और पारंपरिक मूल्यों का एक सुंदर मेल तैयार किया था। उसने गांव के युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला ताकि उन्हें कौशल सिखाया जा सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। दोस्तों, एक दिन की बात है। आदित्य अपने कार्यालय में बैठा कुछ दस्तावेजों का अध्ययन कर रहा था। तभी वहां गांव के कुछ बुजुर्ग आए। उन्होंने बताया कि पड़ोसी गांव के कुछ लोग सिंचाई के पानी को लेकर विवाद कर रहे हैं, जिससे आनंद नगर के किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। पुराने समय में भानु प्रताप ऐसे विवादों को बहुत कुशलता से सुलझाते थे। आदित्य ने तुरंत प्रज्ञा से सलाह ली। प्रज्ञा ने कहा कि विवाद को सुलझाने के लिए बल की नहीं बल्कि तर्क और न्याय की आवश्यकता है। आदित्य खुद खेतों पर गया और पड़ोसी गांव के प्रमुखों से बात की। उसने उन्हें समझाया कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो नुकसान दोनों का होगा, लेकिन अगर हम मिलकर पानी का सही प्रबंधन करेंगे तो दोनों गांवों की जमीनें हरी भरी रहेंगी। उसकी बातों में वह वजन था जो सत्य और अनुभव से आता है। पड़ोसी गांव के लोग आदित्य की समझदारी के कायल हो गए और विवाद हमेशा के लिए सुलझ गया। इस घटना ने आदित्य को गांव वालों की नजरों में एक सच्चा नेता बना दिया। प्रज्ञा और आदित्य का रिश्ता अब केवल मित्रता तक सीमित नहीं रह गया था, वे एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। विजय सिंह ने एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों के विवाह का प्रस्ताव रखा। आदित्य ने बड़े ही सम्मान के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि वह जानता था कि प्रज्ञा ही वह शक्ति है जिसने उसे डूबने से बचाया था। विवाह बहुत ही सादगी के साथ संपन्न हुआ, जिसमें पूरे गांव को आमंत्रित किया गया था। इस बार आदित्य के मन में कोई डर या संशय नहीं था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को 3 सवालों की कसौटी पर नहीं
बल्कि उसके चरित्र और कर्मों की कसौटी पर परखा था। विवाह के बाद प्रज्ञा ने घर और व्यापार दोनों में आदित्य का हाथ बटाया। उसने गांव की महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें छोटे उद्योगों से जोड़ने का बीड़ा उठाया। देखते ही देखते आनंद नगर एक आदर्श गांव बन गया, जहां हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग था। समय बीतता गया और आदित्य का व्यापार अब शहरों तक पहुंच गया था। एक बार व्यापार के सिलसिले में उसे किसी बड़े शहर के मुख्य बाजार में जाना पड़ा। वहां उसने एक कोने में एक भिखारिन को देखा जो बहुत ही दयनीय अवस्था में थी। जब आदित्य उसके पास पहुंचा तो वह उसे पहचान कर सन्न रह गया। वह और कोई नहीं बल्कि माया थी। माया की आंखों में ग्लानि और शर्म के आंसू थे। उसने बताया कि जेल से छूटने के बाद उसके उसी साथी ने उसे धोखा दे दिया जिसके लिए उसने आदित्य को लूटा था। उसकी सारी दौलत लुट चुकी थी और अब वह दाने दाने को मोहताज थी। आदित्य के मन में एक पल के लिए क्रोध आया, लेकिन फिर उसे अपने पिता की दी हुई शिक्षा याद आई। उसने माया को कुछ पैसे दिए और कहा कि माया, मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। तुमने जो बोया था वही काट रही हो, लेकिन मनुष्य होने के नाते मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। उसने माया को एक महिला आश्रम में भिजवाने का प्रबंध किया, जहां वह सम्मान के साथ काम करके अपना जीवन व्यतीत कर सके। आदित्य के इस उदार व्यवहार ने प्रज्ञा के मन में उसके प्रति सम्मान को और बढ़ा दिया। आदित्य अब पूरी तरह से समझ चुका था कि जीवन का असली हिसाब क्या है। उसने अपने पिता के उस गुप्त खजाने का उपयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए किया। उसने एक बड़ा अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। वह हमेशा कहता था कि भरोसा जोड़ने पर नहीं बढ़ता, लेकिन तोड़ने पर सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए उसने अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच भरोसे की एक ऐसी दीवार खड़ी की जिसे कोई हिला नहीं सका। आनंद नगर के लोग अब आदित्य को केवल एक व्यापारी नहीं बल्कि अपना संरक्षक मानने लगे थे। उसने यह सिद्ध कर दिया था कि सरलता कमजोरी नहीं है, बशर्ते उसे बुद्धिमानी का कवच मिल जाए। भानु प्रताप का अधूरा सपना अब आदित्य और प्रज्ञा मिलकर पूरा कर रहे थे। जीवन की हर चुनौती का सामना वे मिलकर करते और हर जीत को विनम्रता के साथ स्वीकार करते थे। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य और धैर्य का दामन थामकर मनुष्य अपनी मंजिल पा सकता है। आदित्य ने जो सबक सीखा था वह केवल व्यापार के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक अमूल्य ज्ञान था। उसने अपनी हर सफलता का श्रेय अपने पिता के उन 3 सवालों को दिया जिन्होंने उसकी दिशा और दशा दोनों बदल दी थी। आज आदित्य का घर खुशियों से भरा था और उसके मन में एक असीम शांति थी, क्योंकि उसने केवल धन ही नहीं कमाया था बल्कि लोगों का प्यार और सम्मान भी अर्जित किया था। आदित्य और प्रज्ञा का जीवन अब एक ऐसे पड़ाव पर था जहां वे केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रकाश पुंज बन चुके थे। उनके मार्गदर्शन में आनंद नगर ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ था। आदित्य ने अपने पिता भानु प्रताप के उन 3 अनमोल सवालों को अपने जीवन का आधार बना लिया था। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और आदित्य का पुत्र शौर्य अब अपनी शिक्षा पूरी कर विदेश से वापस लौट आया था। शौर्य आधुनिक सोच वाला युवक था और उसके पास व्यापार विस्तार की नई तकनीकें तो थीं, लेकिन वह अनुभव और जीवन की उस गहराई से अभी भी अनभिज्ञ था जो उसके पिता के पास थी। शौर्य चाहता था कि उनके व्यापार को और अधिक आधुनिक बनाया जाए और उसे पूरी दुनिया में फैलाया जाए। इसी बीच गांव में एक नया संकट खड़ा हो गया। एक बहुत ही प्रभावशाली और धनी उद्योगपति जिसका नाम दिग्विजय था, उसने गांव की उस चौड़ी जमीन पर एक विशाल फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव रखा जिसे गांव वाले अपनी धरोहर मानते थे। दिग्विजय ने शौर्य को अपनी मीठी बातों और बड़े मुनाफे के जाल में फंसा लिया। उसने शौर्य से कहा कि अगर यह फैक्ट्री लग गई तो गांव के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और उनके व्यापार का नाम भी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। शौर्य अपने पिता के पास गया और इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की जिद करने लगा। उसे लगा कि यह तरक्की का सबसे बड़ा अवसर है। आदित्य शांत थे,
लेकिन उनकी आंखों में एक पुरानी चिंता लौट आई थी। उन्हें अपने पिता भानु प्रताप की वह बात याद आई कि कभी कभी सीधे लोग लालच की चमक में अंधे हो जाते हैं। उन्होंने शौर्य को अपने पास बिठाया और कहा कि बेटा, तरक्की तब तक सार्थक है जब तक वह हमारी जड़ों को मजबूत करे। अगर हम अपनी मिट्टी और संस्कृति को बेचकर महल खड़ा करेंगे तो वह महल रेत की दीवार की तरह ढह जाएगा। लेकिन शौर्य को लगा कि उसके पिता पुरानी सोच के हैं और वे विकास की राह में बाधा बन रहे हैं। दोस्तों, आदित्य ने तय किया कि शौर्य को शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से सिखाना होगा। उन्होंने दिग्विजय को गांव में एक बड़ी सभा के लिए आमंत्रित किया। सभा में गांव के सभी बुजुर्ग और युवा एकत्रित हुए। दिग्विजय ने अपना प्रभावशाली भाषण दिया और पैसों की बारिश करने का वादा किया। तभी आदित्य खड़े हुए और उन्होंने दिग्विजय के सामने वही 3 सवाल रखे जो कभी उनके पिता ने उनके लिए चुने थे। उन्होंने पूछा कि दिग्विजय जी, आप हमें इतना धन दे रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी चीज है जो कम होकर भी भारी होती है और ज्यादा होकर भी हल्की रह जाती है? दिग्विजय हंसने लगा और बोला कि यह क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? धन हमेशा भारी होता है और गरीबी हमेशा हल्की। आदित्य मुस्कुराए और शौर्य की तरफ देखा जो चुपचाप सुन रहा था। आदित्य ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिग्विजय जी, जिसे आप धन कह रहे हैं, अगर वह ईमानदारी और नैतिकता के बिना आया है तो वह चाहे जितना ज्यादा हो वह हल्का ही रहेगा। हमारे गांव की यह जमीन कम है, लेकिन यह हमारी ईमानदारी और पूर्वजों की यादों से भारी है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी जीत हार से भी बड़ी होती है? दिग्विजय ने झल्लाकर कहा कि जीत तो जीत होती है, इसमें हार का क्या काम? आदित्य ने समझाया कि अगर हम अपनी मिट्टी और पर्यावरण का विनाश करके यह फैक्ट्री जीत भी लें तो वह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी हार होगी। असली जीत वह है जिसमें हम अपनी मर्यादा और प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ें। सभा में सन्नाटा छा गया। शौर्य अब अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनने लगा था। अंत में आदित्य ने तीसरा सवाल पूछा कि वह कौन सा हिसाब है जो जोड़ने पर बढ़ता नहीं लेकिन तोड़ने पर खत्म हो जाता है। दिग्विजय के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह केवल मुनाफे का हिसाब जानता था। आदित्य ने कहा कि वह है इस मिट्टी और इन लोगों का अटूट विश्वास। इसे हम चाहे जितना जोड़ लें, यह अपनी जगह पर अडिग रहता है, लेकिन अगर लालच के कारण एक बार टूट जाए तो इसे दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। शौर्य को अब अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने देखा कि दिग्विजय की आंखों में केवल लालच था और वह गांव के संसाधनों का शोषण करना चाहता था। शौर्य ने अपने पिता के पैर छुए और उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दिग्विजय अपमानित होकर वहां से चला गया, लेकिन गांव वालों का विश्वास आदित्य और शौर्य पर और भी गहरा हो गया। प्रज्ञा ने शौर्य को गले लगा लिया और कहा कि बेटा, बुद्धि केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन के सिद्धांतों से आती है। इसके बाद शौर्य ने अपने पिता के साथ मिलकर गांव में ही एक ऐसा उद्योग शुरू किया जो पूरी तरह से प्रकृति और पर्यावरण के अनुकूल था। उन्होंने गांव के हस्तशिल्प और औषधियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। शौर्य ने सीखा कि व्यापार का असली उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज की सेवा करना और अपने संस्कारों को जीवित रखना है। आदित्य और प्रज्ञा ने मिलकर गांव में एक ऐसा पुस्तकालय और शोध केंद्र भी बनवाया जहां केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन दर्शन सिखाया जाता था। उन्होंने माया के उस आश्रम में जाकर भी उसे कुछ पुस्तकें भेंट की ताकि वह अपने मन की अशांति को दूर कर सके। माया ने अब अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया था और वह आश्रम की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाकर स्वावलंबी बना रही थी। आदित्य ने देखा कि किस तरह दया और सही मार्गदर्शन से एक अपराधी हृदय भी बदल सकता है। आनंद नगर की खुशहाली अब केवल एक गांव की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक मिसाल बन गई थी। शौर्य ने अपने पिता की विरासत को न केवल संभाला बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। दोस्तों, जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी आदित्य का संकल्प कमजोर नहीं हुआ। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आने वाली हर पीढ़ी उन 3 सवालों के मतलब को समझे। वे जानते थे कि समय बदलेगा, तकनीक बदलेगी,
लेकिन मनुष्यता के आधार वही रहेंगे। उन्होंने अपने अनुभव को एक विस्तृत लेख में संकलित किया ताकि आने वाले युवा भटकाव के समय में सही मार्ग चुन सकें। आनंद नगर की हर सुबह अब नई आशा और दृढ़ संकल्प के साथ शुरू होती थी। आदित्य ने यह साबित कर दिया था कि एक नेक इंसान की नीयत अगर साफ हो तो वह पूरे संसार को बदलने की शक्ति रखता है। उनकी कहानी आज भी वहां की हवाओं में गूंजती है और हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना चाहता है। इस तरह एक पिता की दूरदर्शिता और एक पुत्र के समर्पण ने मिलकर एक ऐसे समाज की रचना की जहां धन से ज्यादा धर्म और स्वार्थ से ज्यादा परमार्थ को महत्व दिया गया। दर्शक बंधुओं, समय की धारा निरंतर बहती रही और आनंद नगर की वह पावन भूमि अब शांति और समृद्धि का प्रतीक बन चुकी थी। आदित्य, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से इस साम्राज्य को सींचा था, अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम तेज और संतोष का भाव सदा बना रहता था। उनका पुत्र शौर्य अब पूरे व्यापार और गांव की जिम्मेदारियों को बड़े ही कुशलता से संभाल रहा था। शौर्य की पत्नी अनन्या भी साक्षात सरस्वती का रूप थी, जिसने घर और समाज में ज्ञान का दीप जला रखा था। दोस्तों, एक समय की बात है जब पूरे प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा। बारिश की एक बूंद के लिए धरती तरस गई और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। खेतों की हरियाली सूख गई और पशु पक्षी व्याकुल होने लगे। इस संकट की घड़ी में गांव वालों की नजरें केवल आदित्य और शौर्य पर टिकी थीं। शौर्य ने तुरंत अपने अनाज के भंडार खोल दिए और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। लेकिन समस्या केवल भूख की नहीं थी, बल्कि आने वाले भविष्य के असुरक्षा की भी थी। इसी बीच एक दिन गांव में एक अनजान व्यापारी आया जिसका नाम सुमेर था। सुमेर देखने में बहुत ही भद्र और धनवान प्रतीत होता था। उसने शौर्य के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने शौर्य को सोच में डाल दिया। सुमेर ने कहा कि वह आनंद नगर के सभी अनाज भंडारों को दुगनी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है और बदले में वह गांव में पानी की एक ऐसी तकनीक लाएगा जिससे अकाल का संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शौर्य के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रलोभन था, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह अनाज बेच देता है तो उसे जो धन मिलेगा उससे वह गांव का और भी विकास कर पाएगा। लेकिन अनन्या ने शौर्य को सचेत किया कि संकट के समय अपना आधार बेचना समझदारी नहीं है। शौर्य थोड़ा भ्रमित था, इसलिए वह अपने पिता आदित्य के पास मार्गदर्शन लेने पहुंचा। आदित्य उस समय ध्यान में मग्न थे। शौर्य ने सारी बात विस्तार से बताई। आदित्य ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा कि बेटा, क्या तुमने उस व्यापारी से वे 3 सवाल पूछे जो हमारे परिवार की आत्मा है? शौर्य ने सिर झुका लिया और कहा कि पिताजी, मुझे लगा कि यह केवल व्यापार का सौदा है। आदित्य ने कहा कि जीवन का हर सौदा हमारी नैतिकता की परीक्षा होता है। जाओ और सुमेर को कल सभा में बुलाओ। अगले दिन सभा लगी और पूरा गांव वहां एकत्रित हुआ। सुमेर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। आदित्य ने अपनी जगह से उठकर सुमेर से पहला सवाल पूछा कि सुमेर जी, आप जो तकनीक हमें दे रहे हैं वह बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सी चीज है जो कम होकर भी भारी होती है और ज्यादा होकर भी हल्की रह जाती है? सुमेर चकरा गया और उसने कहा कि महाराज, यह व्यापार की सभा है या पहेलियों की? आदित्य ने गंभीर होकर कहा कि यह हमारे जीवन के मूल्यों की सभा है। सुमेर ने उत्तर दिया कि मेरे हिसाब से सोना कम भी हो तो भारी है और रुई ज्यादा भी हो तो हल्की। आदित्य ने मुस्कुराकर सभा को संबोधित किया और कहा कि नहीं सुमेर जी, वह चीज है मनुष्य का त्याग। जब मनुष्य अपने स्वार्थ का त्याग करता है तो वह त्याग चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, उसका महत्व पूरी दुनिया के धन से भारी होता है। और जो अहंकार ज्यादा होकर भी हल्का रह जाता है वह है अधर्म से कमाया हुआ धन। अगर हम आज अपना अनाज बेचकर केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए धन इकट्ठा करेंगे तो वह धन हमारे पापों के बोझ से हल्का हो जाएगा। फिर आदित्य ने दूसरा सवाल किया कि क्या आप जानते हैं कि कौन सी जीत हार से भी बड़ी होती है? सुमेर ने अहंकार में कहा कि जीत तो वही है जिसमें शत्रु का विनाश हो और अपनी तिजोरी भरे। आदित्य ने सिर हिलाया और कहा कि वह जीत जो किसी भूखे का पेट भरकर
और किसी रोते हुए के आंसू पोंछकर हासिल की जाए, वह किसी भी विश्व विजय से बड़ी होती है। अगर हम आज अनाज बचाकर अपने गांव वालों की सेवा करते हैं और व्यापार में होने वाले मुनाफे को हार भी जाते हैं, तो भी यह हमारी सबसे बड़ी नैतिक जीत होगी। सुमेर के चेहरे पर पसीना आने लगा था। अंत में आदित्य ने तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि वह कौन सा हिसाब है जो जोड़ने पर बढ़ता नहीं लेकिन तोड़ने पर खत्म हो जाता है। सुमेर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आदित्य ने बड़े ही प्रेम से कहा कि वह है एक पुत्र का अपने पिता के सिद्धांतों पर विश्वास और एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य। शौर्य ने अपनी आंखों से जो विश्वास आज तक मुझसे जोड़ा है, वह संख्या में नहीं बढ़ सकता, लेकिन अगर आज वह लालच में आकर इसे तोड़ देगा तो हमारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। सुमेर वहां से चुपचाप खिसक गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस गांव की नींव धन पर नहीं बल्कि धर्म और सत्य पर टिकी है। शौर्य ने अपने पिता के चरणों में गिरकर माफी मांगी और उसे एहसास हुआ कि आधुनिकता की आड़ में वह अपनी जड़ों को भूल रहा था। शौर्य ने उस दिन संकल्प लिया कि वह अपने व्यापार को केवल धन कमाने का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाएगा। उसने अपनी पत्नी अनन्या के साथ मिलकर गांव में जल संरक्षण के पुराने तरीकों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने छोटे छोटे तालाब खुदवाए और वृक्षारोपण को एक उत्सव का रूप दिया। देखते ही देखते कुछ ही समय बाद जब मानसून आया तो आनंद नगर की धरती फिर से सोना उगलने लगी। शौर्य ने सीखा कि असली होशियारी चालाकी में नहीं बल्कि दूरदर्शिता और संयम में है। उसने अपने पिता के उन 3 सवालों को स्वर्ण अक्षरों में अपने घर के मुख्य द्वार पर लिखवा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें आत्मसात कर सकें। वह अक्सर कहता था कि जो व्यक्ति इन 3 सवालों के जवाब अपने आचरण में उतार लेता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। आनंद नगर की समृद्धि अब केवल धन की नहीं थी बल्कि वहां के लोगों के चरित्र की भी थी। आदित्य ने अपनी आंखों के सामने अपने वंश को एक वट वृक्ष बनते देखा, जिसकी छाया में हजारों लोग सुख पाते थे। इस तरह वह पवित्र भूमि ज्ञान और कर्म का संगम बन गई, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानने की कोशिश करता था। अभिमान और स्वार्थ का वहां कोई स्थान नहीं था, और जो भी यात्री उस मार्ग से गुजरता वह वहां की शांति और नीति से अभिभूत होकर अपने जीवन के लिए एक नई दिशा लेकर जाता था। शौर्य और अनन्या की जोड़ी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर गृहस्थ जीवन में धर्म का पालन किया जाए तो वह किसी तपस्या से कम नहीं है। जीवन के अंतिम क्षणों तक आदित्य यही कहते रहे कि बेटा, हमेशा याद रखना कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा सुखद और प्रकाशमय होता है। उनकी यह कहानी आज भी गांव के बुजुर्ग बच्चों को सुनाते हैं, ताकि वे भी एक नेक और समझदार इंसान बन सकें और अपने कुल का नाम रोशन कर सकें। प्यारे दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से हमने आपको यह समझाना चाहा है कि भौतिक धन तो नश्वर है, लेकिन संस्कारों और विश्वास की पूंजी सदा अमर रहती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें संकटों से बचाती है। धन्यवाद। जय जय श्री राम।